हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स जनता पार्टी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 5। इसमें हम पढ़ेंगे टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये टेक्निक्स भी हमारी टेलर ने दी है। ये टेक्निक्स वर्कर को लीड करने में हेल्प करती है, वर्कर को गाइड करने में हेल्प करती है। चलिए एक एक करके सारी टेक्निक्स पढ़ते हैं। फर्स्ट टेक्निक है हमारी फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या कहता है? इसमें टेलर कहते हैं कि फैक्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। फैक्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और प्लानिंग डिपार्टमेंट को लीड करेंगे प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लीड करते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग डिपार्टमेंट को कौन लीड करता है? प्लानिंग इंचार्ज। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कौन लीड करता है? प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्लानिंग इंचार्ज देखिए, हर कोई हर चीज की प्लानिंग नहीं कर सकता। हर कोई हर चीज की प्लानिंग नहीं कर सकता। उसके लिए टेलर ने हर डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्ट्स दिए हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्ट्स दिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्ट्स दिए। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इन एक्सपर्ट्स को देखते हैं। पहले हम देखते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन से एक्सपर्ट्स आते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा रूट क्लर्क। कौन सा? रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या करता है? ये स्टेप डिसाइड करता है, मतलब सीक्वेंस डिसाइड करता है किस सीक्वेंस में वर्क होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हैं, आपने अपने रास्ते में कार रोकी कि भैया रास्ता बताना, तो वो पर्सन आपको बता रहा है पहले आप सीधे जाइए, फिर लेफ्ट लीजिएगा, फिर सीधे जाइएगा, फिर राइट लीजिएगा, फिर सीधे जाते रहिएगा, फिर राइट लीजिएगा, फिर एक और राइट लीजिएगा, फिर लेफ्ट लीजिएगा। तो क्या कर रहा है? आपको रास्ता दिखा रहा है, स्टेप्स बता रहा है कि आपको कैसे कैसे करना है। तो रूट क्लर्क का भी ये काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के स्टेप डिसाइड करना, मतलब सीक्वेंस ऑफ वर्क डिसाइड करना। फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, सेकंड स्टेप पे क्या होगा, थर्ड स्टेप पे क्या होगा, फोर्थ स्टेप पे क्या होगा, फिफ्थ स्टेप पे क्या होगा। तो ये काम किसका होता है? हमारे रूट क्लर्क का। सेकंड, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इसका काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन देना, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देना। जब वर्कर्स वर्क कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन देना कि ये काम इतने देर में करके दो मुझे जल्दी से, ठीक है, ये ऐसे करो, वो वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो ये क्या देता है? इंस्ट्रक्शन देता है। मतलब जब वर्कर्स वर्क कर रहे हैं तो उनको इंस्ट्रक्शन देने का काम किसका है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का। फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पे वर्कर्स वर्क करने आए हैं, तो इनको इंस्ट्रक्शन कौन देगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। वो क्या कहेगा? हेलमेट पहनना है सबको, कोई हेलमेट उतारेगा नहीं, कोई उस साइड नहीं जाएगा। तो किसका काम है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का। ठीक है, वो क्या देता है? इंस्ट्रक्शन देता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा। मतलब जो वर्क्स है उनको उस पर्टिकुलर वर्क को करने में कितना टाइम लगना चाहिए और कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, मतलब कितनी लागत आनी चाहिए। तो टाइम एंड कॉस्ट कौन डिसाइड करता है? आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, कि वर्कर एक पर्टिकुलर वर्क को कितने टाइम में करेंगे और कितनी कॉस्ट लगेगी, मतलब कितने रिसोर्सेस लगेंगे, वो कौन डिसाइड करता है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। फिर आता है डिसिप्लिनरियन। इसका तो नाम से पता चल रहा है क्या करता है? वर्कर्स को डिसिप्लिन में रखता है कि हर वर्कर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, कोई रूल एंड रेगुलेशन तो तोड़ नहीं रहा। जैसे वर्कर टाइमली आ रहे हैं, टाइमली जा रहे हैं, कोई इधर उधर टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, तो उनको क्या करता है? डिसिप्लिन में रखता है। डिसिप्लिनरियन का काम ही क्या होता है? वर्कर्स को डिसिप्लिन में रखना। ठीक है, अब आते हैं इधर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी कुछ इंचार्जेस हैं। तो पहला है हमारा स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का क्या काम होता है? देखिए, टाइम किसने डिसाइड किया? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने, कि ये काम पर्टिकुलरली इतने टाइम में हो जाना चाहिए। उस काम को उतने टाइम में करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? स्पीड बॉस की। टाइम इसने डिसाइड किया कि ये काम आधे घंटे में हो जाना चाहिए, वर्कर से कहा कि ये काम आधे घंटे में हो जाना चाहिए। उस काम को आधे घंटे में करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? स्पीड बॉस की। ठीक है, बॉस नाम सुन के ऐसा लग रहा है बड़े गुंडे टाइप लोग हो गए, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, बट काम अच्छे हैं इनके। देखिए
गैंग बॉस। सेकंड गैंग बॉस, ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में कोई भी मतलब मशीन टूल, कोई भी जो वर्कर्स को टूल या मशीन रिक्वायर्ड है उनको पूरा करके कौन देता है? गैंग बॉस। कौन करके देगा? पूरा गैंग बॉस। वर्कर को कोई भी मशीन की रिक्वायर्ड है या टूल्स की रिक्वायर्ड है, उन सबको कौन पूरा करके देता है? हमारा गैंग बॉस। फिर आता है थर्ड, रिपेयर बॉस। देखिए ये मशीन लेके आ गया, टूल्स लेके आ गया, अब वो मशीन्स और टूल्स वर्किंग कंडीशन में रहे हमेशा, कि वर्कर यूज करते रहे और सही चलते रहे, वर्किंग कंडीशन में रहे प्रॉपर, तो उसका ध्यान कौन रखता है? रिपेयर बॉस। अगर कोई भी मशीन खराब हो गई तो उसको वर्किंग कंडीशन में कौन लेके आता है? रिपेयर बॉस। उसका यही काम होता है, हर मशीन हर टूल वर्किंग कंडीशन में रहे, उसका ध्यान रखेगा रिपेयर बॉस। फिर आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या होता है? इसका काम होता है क्वालिटी चेक करना। इसका काम क्या होता है? क्वालिटी चेक करना। जो गुड्स बनते हैं उनकी क्वालिटी चेक कौन करता है? इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये थे आपके फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप आपको समझ आ गए होंगे। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब पहले स्टैंडर्डाइजेशन को समझते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होता है? पहली बात, स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है? हर चीज का अपना स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, मारुति का अपना स्टैंडर्ड है, बीएमडब्ल्यू का अपना स्टैंडर्ड है, कैंपस का अपना स्टैंडर्ड है, नाइकी का अपना स्टैंडर्ड है। हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है। तो बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, मतलब टेलर कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में हर एक्टिविटी का स्टैंडर्ड सेट करो। हर एक्टिविटी का स्टैंडर्ड सेट करो। स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड सेट करो कि हम रॉ मटेरियल कैसा लेंगे, रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड सेट करो, और क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट करो, क्वांटिटी, प्राइस, हर चीज का एक स्टैंडर्ड सेट कर दो पहले, कि मतलब हम इससे चीप रॉ मटेरियल नहीं लेंगे, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करो। क्वालिटी, हम इससे नीचे क्वालिटी नहीं लेके जाएंगे, इतनी तो एटलीस्ट होनी चाहिए, मतलब बेंचमार्क सेट करो हर चीज का। क्वांटिटी का बेंचमार्क सेट करो, प्राइस का बेंचमार्क सेट करो, स्टैंडर्डाइजेशन। तभी आपका बिजनेस मैक्सिमाइज आउटपुट देगा, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देगा। समझो कैसे। कभी डोमिनोज में पिज्जा खाया आपने? डोमिनोज में पिज्जा खाया है आपने? फॉर एग्जांपल आप दिल्ली गए, आपने डोमिनोज में पिज्जा खाया, ठीक है, आपने कॉर्न पिज्जा मंगवाया, मैं पार्टी दे रहा हूं, ठीक है, आपने कॉर्न पिज्जा मंगवाया, क्या कह रहे हो? सस्ता वाला मंगवा रहा हूं, चलो फार्म हाउस मंगवाया, ठीक है, हमने एक मीडियम साइज फार्म हाउस मंगवाया। अब आपने वो खाया, ठीक है, वो अगर आप कहीं और सिटी में खाओगे, जैसे मेरी सिटी बिजनौर है, आप यहाँ के डोमिनोज में आके वही फार्म हाउस खाओगे, तो वहां पे भी आपको वही क्वालिटी मिलेगी, ठीक है, वही बेस यूज हो रहा है, उतनी ही चीज डाली है, उतनी ही चॉपिंग्स डाली है, तो सब क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में हर चीज स्टैंडर्ड एक सेट कर देते हैं, एटलीस्ट इतना होना चाहिए, ठीक है। तभी एक टी बैग 5 रुपए का आता है, एक 10 का आता है, एक 100 का आता है, कुछ 500 के भी आते हैं। तो क्या है, उन सब ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, जिससे उनका आउटपुट मैक्सिमाइज करें। तो सिंपल सा मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटी होती है उनका एक स्टैंडर्ड सेट कर दो कि सबको इस स्टैंडर्ड पे काम करना है, जिससे काम सिस्टमेटिकली हो, ठीक है। फिर आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, काम को अपने सिंपल करो। काम को सिंपल करने के लिए सबसे इजी चीज क्या होती है? आलतू फालतू काम हटा दो, जिस काम की जरूरत नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। एनसीईआरटी का मैं एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपकी एक जूस इंडस्ट्री है, आपकी जूस इंडस्ट्री है आपकी एक, ठीक है, और आप बहुत तरह के जूस बनाते हैं, ठीक है, आप ऑरेंज जूसेस बनाते हैं, मैंगो जूस बनाते हैं, गुआवा जूस बनाते हैं, पाइनएप्पल जूस बनाते हैं, करेले का जूस बनाते हो, लौकी का जूस बनाते हो, एलोवेरा जूस बनाते हो। अब क्या हो रहा है, कोई करेले का जूस नहीं खरीद रहा, कोई आपसे लौकी का जूस नहीं खरीद रहा, कोई एलोवेरा का जूस नहीं खरीद रहा, तो क्या करो? सिंप्लीफाई करो। क्या करो? सिंपल एलिमिनेट कर दो, बनाना बंद कर दो। जब बिक नहीं रहे तो क्या करो? काम हटाओ, और जो बचे हैं, ऑरेंज बचा है, मैंगो बचा है, वो सारे रिसोर्सेस किस पे लगाओ? उस पे लगाओ, फोकस। समझ आई बात? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कहता है कि जो एक्स्ट्रा वेराइटीज है, जो आपको आउटपुट नहीं दे रही, जिसका कुछ फायदा नहीं है,
उन काम को आप क्या करो, एलिमिनेट कर दो सिंपली, ठीक है। और वो फोकस किस पे लगा दो सारा, जो अदर रिसोर्सेस है, जो आपको आउटपुट दे रहे हैं। तो वेराइटीज को एलिमिनेट कर देना, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मतलब जो वर्क काम का नहीं है उसको सिंप्लीफाई करो, एलिमिनेट कर दो। जो चीज काम की नहीं है उस काम को हटा दो, तो डेट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब ये थे हमारे दो, फंक्शनल कॉन्वेंशन और स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब हम देखेंगे वर्क स्टडीज। हमारी थर्ड टेक्निक है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या है, इसमें मैनेजर टाइम की स्टडी करता है कि एक पर्टिकुलर वर्क को करने में मेरे वर्कर्स को कितना टाइम लगता है, कि एक पर्टिकुलर वर्क को करने में मेरे वर्कर्स को कितना टाइम लगता है, उसकी स्टडी करता है, उसको हम बोलते हैं टाइम स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, एक सेम वर्क मैंने दिया और 10 वर्कर्स को बिठा दिया कि ये काम करो, ठीक है। एक सेम वर्क देके मैंने 10 वर्कर्स को बिठा दिया और ये काम करो। किसी ने 10 मिनट में कर दिया, किसी ने 20 मिनट में कर दिया, किसी ने आधे घंटे में किया, किसी ने 40 मिनट में किया, किसी ने 45 मिनट में किया, किसी ने 50 मिनट में किया। अब मैं क्या करूंगा, इस सारे टाइम्स का एवरेज ले लूंगा। क्या करूंगा, एक एवरेज ले लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एवरेज आया 30 मिनट्स, तो मैं उसको क्या करूंगा, सेट कर दूंगा कि सभी वर्कर्स को 30 मिनट्स में ये वर्क कंप्लीट करके देना पड़ेगा। उससे क्या होगा, कोई भी टाइम की वेस्टेज नहीं होगी, वर्कर इधर उधर नहीं भागेंगे। क्या करेंगे, सारा काम अपना फोकस किस पे होगा, वर्क पे रहेगा उनका, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर एक्सटेंडेड टाइम के अकॉर्डिंग उनको वो काम कंप्लीट करके मुझे देना पड़ेगा। तो टाइम स्टडी का सिंपल सा मतलब है, इसमें क्या करता है मैनेजर, टाइम की स्टडी करता है कि एक पर्टिकुलर वर्क को करने में वर्कर्स को कितना टाइम लग रहा है और उसके अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देता है, जिससे वेस्टेज होना बंद हो जाती है। फोर्थ, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या है, इसमें वर्कर्स के मूवमेंट्स पे नजर रखता है। मैनेजर क्या करता है, वर्कर्स के मूवमेंट्स पे नजर रखता है, ठीक है, कि और जो यूजलेस मूवमेंट्स है उनको हटाता है। इसमें क्या करता है मैनेजर, ड्यूरिंग द वर्क वर्कर के मूवमेंट्स पे नजर रखता है। ऐसा नहीं कि मूवमेंट्स पे नजर रख रहा है, वर्कर बाहर जा रहे, मतलब वर्क के बाद कहीं घूम रहे संडे को, तो उन पर नजर लगा के ऐसे बैठा है। मोशन स्टडी सिंपल सा है कि मैनेजर ड्यूरिंग द वर्क अपने वर्कर्स के मूवमेंट्स पर नजर रखता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और जो कोई यूजलेस मूवमेंट्स है, यूजलेस मूवमेंट जिसका कोई काम नहीं है, उनको रेक्टिफाई करता है, हटाता है, समझिए, जिससे बेस्ट मूवमेंट बन सके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा, मैं अपने वर्कर्स के मूवमेंट्स पर नजर रखता था, मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे वर्कर्स फोन लेके आते हैं और बहुत फोन चलाते हैं ज्यादा, मतलब ड्यूरिंग द वर्क फोन चलाते हैं और वर्क पे इतना फोकस नहीं करते। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में आओगे अपने फोन सबमिट करोगे, उससे क्या होगा, वो फोन चलाना कम हो गया, बंद हो गया, अब वर्कर सिर्फ वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या किया, यूजलेस मूवमेंट को हटा दिया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मोशन स्टडी। समझ आया? एक और समझो एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मैं अपने वर्कर्स के मूवमेंट पर नजर रखता था, मैंने देखा मेरे वर्कर्स ड्यूरिंग द लंच करने जाते हैं बाहर, और जो जिस जगह जाते हैं, मतलब खाना खाने, क्योंकि आसपास कोई फैक्ट्री के आसपास कोई शॉप नहीं है, मतलब रेस्टोरेंट नहीं है या होटल नहीं है, तो वो 1.5 किलोमीटर दूर है वहां से। कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर दूर है। तो 1.5 किलोमीटर वो रोज चल के जाते हैं और वहां पे खाना खाते हैं, फिर आते हैं। इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैंने क्या किया, उस मूवमेंट को खत्म करने के लिए अपनी फैक्ट्री में एक कैंटीन बना दी। क्या करा, फैक्ट्री के अंदर ही कैंटीन बना दी। वो 1.5 किलोमीटर जाना और 1.5 किलोमीटर आना, 3 किलोमीटर जो यूजलेस मूवमेंट था उनको हटा दिया। तो उसको हम बोलते हैं मोशन स्टडी। मोशन स्टडी सिंपल सा है, अपने वर्कर्स के मूवमेंट्स पे नजर रखो और कोई यूजलेस मूवमेंट हो रहा हो तो उसको हटा लो, जिससे बेस्ट मूवमेंट क्रिएट हो सके। फिफ्थ, मेथड स्टडी। देखिए, एक काम को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक ही पर्टिकुलर वर्क को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। टेलर कहते हैं कि स्टडी करो मेथड्स की, जितने भी एक ही काम को करने के जितने ही मेथड है उनकी स्टडी करो, और उसमें से जो बेस्ट मेथड है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है, उस मेथड को चूज कर लो, सिलेक्ट कर लो और उसके अकॉर्डिंग वर्कर्स से वर्क करो। तो मेथड स्टडी सिंपल है, एक ही वर्क को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स की स्टडी करो और उसमें से अपना बेस्ट मेथड चूज करो और उसको अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करो, जिससे आपकी कॉस्ट भी एफिशिएंट हो, मतलब पैसा भी बचे और काम भी टाइमली हो। 6,
फैटिग स्टडी। फैटिग देखिए समझिए, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप स्कूल में जाते हैं, ठीक है, स्कूल में 4 पीरियड पढ़ने के बाद लगातार, अब तो वैसे स्कूल सब बंद ही चल रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन 4 पीरियड पढ़ने के बाद आपको होने लगता है थकान, ठीक है, आपकी बॉडी फिजिकली भी टायर्ड हो जाती है, मेंटली भी टायर्ड हो जाती है। अब उसको बूस्टअप करने के लिए आपको 30 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है। इस वजह से स्कूल में क्या होता है, 30 मिनट का रिसेस होता है, जिसमें आप लंच करते हो और वापस एनर्जेटिक हो जाते हो थोड़े, और 5th पीरियड में फिर से फोकस होकर पढ़ पाते हो। तो फैटिग का मतलब होता है, फैटिग स्टडी क्या कहती है, इसमें मैनेजर स्टडी करता है कि मेरे वर्कर्स वर्क कितने आवर तक लगातार कर पाते हैं और कितनी देर बाद उनको थकान होनी स्टार्ट हो जाती है, फिजिकली और मेंटली थकान महसूस करते हैं, और उस थकान को मिटाने के लिए उनको कितनी देर का ब्रेक चाहिए जिससे वो वापस एनर्जेटिक हो जाए जैसे वो पहले थे, और फिर से एक बढ़िया करके वर्क कर सके। समझो एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल मैंने गोल बनाया कि मुझे 8 आवर स्टडी करनी है। कितने आवर स्टडी करनी है, 8 आवर, ठीक है। अब 8 आवर में लगातार तो पढ़ नहीं सकता, मेरा इतना स्टेमिना नहीं है भाई, तो मैंने क्या किया, मेरा स्टेमिना है 2 आवर का, मैं 2 घंटे लगातार पढ़ सकता हूं। कितने घंटे पढ़ सकता हूं, 2 आवर। 2 घंटे पढ़ने के बाद मैं मेंटली और फिजिकली टायर्ड फील करने लग जाता हूं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 30 मिनट का रेस्ट लिया, एक 30 मिनट का ब्रेक रखा। अब 30 मिनट के ब्रेक में मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूं, मतलब 30 मिनट में मैं वापस एनर्जेटिक हो जाता हूं, मैं फिर से 2 घंटे पढ़ने लायक हो जाता हूं। तो मैंने 2 आवर पढ़ा, फिर 30 मिनट का ब्रेक लिया, फिर से 2 घंटे पढ़ा, फिर से क्या किया, 30 मिनट का ब्रेक लिया, ठीक है, 30 मिनट का ब्रेक लिया। अब फिर से मैं थकान हुई, 30 मिनट का ब्रेक लिया, फिर से एनर्जेटिक हो गया, फिर से 2 आवर पढ़ा, ठीक है, फिर से 2 आवर पढ़ा, फिर से थकान हुई, 30 मिनट का ब्रेक लिया, ठीक है, फिर से 2 घंटे पढ़ा। देखो मैंने ऐसे करते करते अपने 8 आवर कंप्लीट कर लिए, टोटल अपना गोल अचीव कर लिया। तो इसमें क्या हुआ, मैंने बताओ कितना देर का रेस्ट लिया, 30 मिनट्स का लिया, और कितनी बार लिया, 1 2 3, ठीक है। तो यही काम होता है, फैटिग स्टडी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर वर्क को करने में, मतलब वर्क गोल अचीव करने के लिए मेरे वर्कर लगातार वर्क करते हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनकी मेंटली और फिजिकली वो स्ट्रेन महसूस करते हैं, मतलब थकान महसूस करते हैं, और वापस उसको रिकवर करने के लिए, उस एनर्जी को वापस लाने में उनको कितनी देर लगती है, 30 मिनट्स लगते हैं। तो उस हिसाब से उनके रेस्ट इंटरवल सेलेक्ट करना। तो फैटिग स्टडी सिंपल है, एक पर्टिकुलर वर्क करने में मेरे जो वर्कर है कितनी देर में थक जाते हैं, और उनको वापस एनर्जेटिक होने के लिए कितनी देर का रेस्ट चाहिए, अमाउंट ऑफ रेस्ट और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट, उसको डिसाइड करना होता है फैटिग स्टडी। समझ आया। 7 पे चलते हैं, डिफरेंशियल प्राइस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल प्राइस रेट सिस्टम क्या है समझो। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिनका नाम है बाबूराव। क्या नाम है, बाबूराव, ठीक है। उनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है राजू और एक का नाम क्या है, श्याम। एक का नाम राजू, एक का नाम श्याम। राजू ने 4 आवर पढ़े और 3 चैप्टर कंप्लीट करे। राजू 4 आवर पढ़ा और 3 चैप्टर कंप्लीट करे बिजनेस के, ठीक है। और शाम 6 आवर पढ़ा और सिर्फ 2 चैप्टर उसने कवर करे। शाम को या रात को बाबूराव जब घर आया, उसने दोनों से पूछा, राजू ए राजू तू कितने घंटे पढ़ा। राजू बोला मैं 4 घंटे पढ़ा पापा, ठीक है। फिर शाम से पूछा तू कितने घंटे पढ़ा। शाम बोला मैं 6 घंटे पढ़ा पापा। ले शाम तू 500 रुपए रख, ए राजू तू 300 रुपए रख, पढ़ता लिखता है नहीं। क्या बताओ बाबूराव ने सही किया, बताओ नहीं ना। तो वही डिफरेंशियल प्राइस रेट सिस्टम यही कहता है कि जो वेजेस है, पैसा है, वो काम के हिसाब से मिलना चाहिए, वो काम के हिसाब से मिलना चाहिए, टाइम के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। जो वर्कर्स को सैलरी देते हैं या वेजेस देते हैं वो टाइम के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, टाइम के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, वो काम के बेसिस पे होनी चाहिए। कायदे में राजू को पैसे 500 मिलने चाहिए थे और शाम को 300, बट क्या किया बाबूराव ने, टाइम देखा
तो यहीं पे डिफरेंशियल प्राइस रेट सिस्टम सिंपल सा कहता है कि वर्कर्स को जो वेजेस मिलनी चाहिए वो काम के बेसिस पे, वो वर्क के बेसिस पे होनी चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंशियल प्राइस रेट सिस्टम। एट्थ, मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन के पहले भी आया था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अपने एटीट्यूड को चेंज करना, अपने निगेटिव एटीट्यूड को चेंज करना। सिंपल सा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप वर्क करते हैं, वर्कर और मैनेजर। वर्कर और मैनेजर दोनों को अपना एक दूसरे के लिए एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। दोनों को अपना क्या करना पड़ेगा? एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। दोनों को समझना पड़ेगा कि वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजर को समझना पड़ेगा कि वर्कर की इंपॉर्टेंस क्या है, कि उनके बिना काम नहीं चल सकता, और वर्कर को समझना पड़ेगा कि मैनेजर के बिना काम नहीं चल सकता। दोनों को अपना एटीट्यूड एक दूसरे के लिए चेंज करना पड़ेगा। उस एटीट्यूड चेंज करने को हम बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। समझ आया? तो ये थे आपके टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और एक और बात याद रखना, 3 से लेके जितने आपके 3 से लेके 8 तक, इन सबको हम बोलते हैं वर्क स्टडी। क्या बोलते हैं? वर्क स्टडी। 3 से लेके 8 तक जितनी टेक्निक है वो सब किसमें आती है? वर्क स्टडी के अंदर आती है। तो ये थे हमारे टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कुछ ना कुछ फंसेगा जरूर, बता रहा हूं, कुछ ना कुछ तो फंसेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से करें। और एक और बात, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज इस बुक को परचेज करें। यह आपकी बिजनेस स्टडीज को और इजी बना देगी। जिस स्टूडेंट को यह समझ नहीं आता कि इसके अंदर क्या लिखूं, लैंग्वेज बनाने में दिक्कत आती है, उसके लिए भैया ये बुक किसी वरदान से कम नहीं होने वाली। इतनी इजी लैंग्वेज की पढ़ के मजा आ जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। तब तक के लिए चलते हैं।